स्थूल से सूक्ष्म, साकार से निराकार की ओर जब जाते हैं, जब इस आत्मिक भौतिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को हम जब अध्ययन करते हैं अभी तार्किक बुद्धि से जी, जब इस विश्वास पे उतरते जाते हैं कि अध्यात्म का मायने क्या है। आज जो युवा पीढ़ी है उसमें अगर हम बात करते हैं कि आप भारतीय हो, क्या आपको गर्व है भारतीय होने का? अस्तित्व में जब तक मनुष्य है तब तक ये कायम रहेगा। जब ये कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में एक पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना हिलता नहीं है, कलयुगी संसार में जो न्यूज़पेपर पढ़ के देखते हो आप, जो है इसने इसको मार दिया, वहाँ पे बलात्कार हो गया, चोरी, हमारी कितनी चीजें होती हैं जी, कितने दिल दुखते हैं, ठीक है, असामयिक मृत्यु होती है किसी बच्चे की या एक आतंकवाद का। तो भगवान जब आपकी मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता तो इसमें आपकी मर्जी है क्या? हमारा जो ट्रांसमीटर है, हम हर वक्त जो एक ऊर्जा सोचते हैं, एक ऑरा होता है एक व्यक्ति का, एक ऑरा होता है। जी जी, बी पॉजिटिव। क्यों बी पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ से निकली हुई जो तरंगे हैं वो वैसे ही तरंगों को आपके आसपास लाके परिस्थितियाँ निर्मित करती हैं। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, श्री राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आपका आज के इस बातचीत में, इस संवाद में स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी शख्सियत के जब हम विभिन्न रंगों को देखते हैं तो आपके भीतर एक मन है जो भारत की संस्कृति में रमता है, भारत के अध्यात्म में, उसके दर्शन में, भारत की आत्मा में। और इसके साथ अगर आपकी सेवा के प्रकल्पों से जुड़कर मैं देखूं तो आप एक खुद चिकित्सक भी हैं और बल्कि एक ऐसे चिकित्सा संस्थान का संचालन भी आप करते हैं। इसलिए मानवता जो है और मनुष्यता जो है वो आपके भीतर भी है, आपके व्यवहार में भी है। हम इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं तब एक बड़ा प्रसंग भोपाल में चरितार्थ और जीवंत हो रहा है और वो है महाभारत। और महाभारत के बारे में तो इस देश को क्या बताया जाए। हम सब जानते हैं कि द्वापर काल में ये कथा जो है वो कही गई और कहने के बाद धीरे धीरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सभ्यताओं के साथ आगे बढ़ती रही। हम भी उस मुहाने पर हैं जब नई सभ्यता दस्तक दे रही है संघर्षों के साथ। इस उत्सव में आकर इस पूरी की पूरी विचार पीठिका के दृष्टिगत आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विनय जी, अगर मैं खुद को जितना जानने की कोशिश करता हूँ मैं जी, और उसकी सापेक्षता में अगर हम अपने भारतीय अध्यात्म की तरफ देखते हैं और अपने अस्तित्व के होने ना होने का जब ये बात आती है, जब ये कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि अध्यात्म में एक वाक्य आता है कि मैं हूँ कौन, जी, हु एम आई। ठीक है, जब इस हु एम आई की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी आपके मानसिक पटल पे उभर के आती हैं कि अगर मैं केवल और केवल अपने नाम के साथ बंधा हूँ मैं, और नाम के साथ बंधने से मेरी जो असल है, जो मेरा जो सत्यता है वो बहुत ही सीमित हो जाती है। मैं नाम के साथ बंध जाता हूँ। जी जी, मैं राजेश शर्मा हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो राजेश शर्मा जब इस पृथ्वी पे दुनिया पे आया, जब मैं माँ की कोख से, तब मैं राजेश शर्मा नहीं था, ना ही मैं डॉक्टर था। ठीक है, और संगी साथी के रूप में जो है मैं माँ की कोख से आया, माता और पिता के मिलन से मेरी रचना हुई। और रचना ने धीरे धीरे करते करते, चूँकि सांसारिक जीवन है, इसने मुझे एक नाम दिया। उसके बाद मेरा एक पेशा तय किया गया। उस वक्त मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त मैं कौन था जिसका नाम नहीं था? जी, है ना, वो चेतना कौन सी थी? तो क्या माँ की कोख से आने से पहले भी वो चेतना कहीं थी क्या? जी, इन सब चीज़ों पे जब मैं जाता हूँ तो फिर बहुत ही एक असमंजस भी होता है और एक गहरा आनंद भी आता है जब आप सोचने की कोशिश करते हो कि स्थूल ज़्यादा ताकत है, जो माइटी है, एक एलिफेंट ज़्यादा ताकतवर है, एक वायरस कोविड का जो दिखता नहीं है। जी जी, ठीक है, इसमें ताकतवर कौन है? मनुष्य ज़्यादा ताकत है या एक कोविड के छोटे वायरस की? तो जब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि स्थूल से सूक्ष्म, साकार से निराकार की ओर जब जाते हैं, जब इस आत्मिक भौतिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को हम जब अध्ययन करते हैं अभी तार्किक बुद्धि से, जी, जब इस विश्वास पे उतरते जाते हैं कि अध्यात्म का मायने क्या है, ठीक है, इस आत्मविज्ञान का मायने क्या है, आत्मा क्या है,
चेतना क्या है, मन क्या है ना, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जी। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा काम किया। और इस धरा की बात करते हैं, हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं, उसमें फिर हम भारत को जब देखते हैं और भारतीय होने का अर्थ जब समझ में आता है तो लगता है कि कितने जाने कितने कर्मों का फल हुआ कि हमें इस प्रायद्वीप में हमको जन्म मिला है। जी, बहुत अच्छा। लेकिन चूंकि हम पिछले कुछ कालखंड में हम उखड़ गए थे, आज जो युवा पीढ़ी है उसमें अगर हम बात करते हैं कि आप भारतीय हो, क्या आपको गर्व है भारतीय होने का? ठीक है, अगर आप एक अमेरिकन सिटीजन से पूछो, आप जो है यस आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, वो जिस अभिमान के साथ है, जिस गर्व के साथ बोल सकता है, क्या मेरा भारतीय बच्चा जो है उस गर्व के साथ बोल सकता है? तो मैं तो उसकी कल्पना करके देखता हूँ अपने आप को कि वो महाभारत, जी, वो भारत, वो विश्व गुरु भारत, वो सोने की चिड़िया भारत, और बीच का कालखंड जो काला था, जिसमें आक्रांता आए, जिसमें ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमें अपने रूट से अलग कर दिया, वो कुछ पीढ़ियों का जो गैप था जिसके कारण हम विस्मृत हो गए। तो मुझे लगता है कि आज का जो महाभारत रेखा जो व्याख्या चल रहा है, जिसमें कि प्रसंग है, ये बहुत ही पुण्य का काम है कि हम फिर से अपनी उस युवा पीढ़ी को कम से कम उस एक आईना तो दिखा रहे हैं, एक कौन। बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आपने भारत का जो असल परिचय दिया और मनुष्य के अपने अस्तित्व की जो आपने बात की कि दरअसल वो आत्म तलाश के लिए कैसे प्रतिकृत होता है इन चीज़ों से। वृत्ति और प्रवृत्ति, ये दोनों ही हर समय के साथ धड़कने वाला जो है एक ऐसा पद है कि मनुष्य है तो वृत्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं। महाभारत काल को देखें तो हमें उसमें दो चेहरे दिखाई देते हैं, अधर्म के भी दिखाई देते हैं, सत्य के दिखाई देते हैं। अगर कालक्रम के साथ में इस पूरी यात्रा को देखा जाए तो आज भी वही है। तो क्या आपको लगता है कि महाभारत की कथा एक तरफ तो सच्चरित्र की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करती है, संदेश देती है, लेकिन फिर भी समानांतर रूप से वो अधोगम प्रवृत्तियां आज भी वो भी हैं? तो क्या आपको लगता है कि इस अस्तित्व में जब तक मनुष्य है तब तक ये कायम रहेगा? विनय जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मुझे एक वृत्तांत याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था जी, कि भगवान से पूछा, किसी ने कृष्ण भगवान से पूछा होगा कि जब ये कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में एक पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना हिलता नहीं है, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो इस संसार में, इस कलयुगी संसार में जो न्यूज़पेपर पढ़ के देखते हो आप, जो है इसने इसको मार दिया, वहाँ पे बलात्कार हो गया, चोरी, हमारी कितनी चीज़ें होती हैं, कितने दिल दुखते हैं, ठीक है, असामयिक मृत्यु होती है किसी बच्चे की या एक आतंकवाद का। तो भगवान, जब आपकी मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता तो इसमें आपकी मर्जी है क्या? क्यों कष्ट होता है? क्यों जीवन हमेशा सुख में नहीं रहता? तो भगवान जो है, उसमें जो प्रश्न था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि बनाते बनाते ये जो पृथ्वी बनी, ये मृत्युलोक कहलाता है। जी बिल्कुल। ये मृत्युलोक में एक इस तरह की घटना घट गई जो मेरे बस में भी नहीं है, और वो है तामसी प्रवृत्ति, अधोगमी यात्रा जो है। जी बाय डिफॉल्ट जो है इस पृथ्वी में सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, फिर कलयुग आएगा, ये नीचे जाएगी। गुरुत्वाकर्षण भी उसका एक गुण है कि छोड़ दोगे तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, साबस करना पड़ता है। उधर वो गति जो है, कुंडलिनी जागरण भी जो है, वो नीचे के तीनों जो चक्र हैं वो तो बिल्कुल पशु चक्र हैं, बहुत आसानी से। तो बच्चा जो है वो तामसी प्रवृत्तियां बहुत जल्दी सीखता है। कॉलेज का बच्चा सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब चीज़ें बहुत, ठीक है। इससे उल्टा अपने चरित्र निर्माण में बहुत ताकत लगती है। धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, यम नियम आसन, इनको जीवन में धारण करना आसान नहीं है। तो इसलिए मुझे जो है मनुष्य बन के, ठीक है, अवतार के रूप में आना पड़ता है, अदरवाइज मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी देखता हूँ कि जब धीरे धीरे इस पृथ्वी पे तमोगुण इतना ज़्यादा हो गया, देखिए क्या है कि हमको टीवी ने सिखा दिया कि राक्षस जो हैं उनके सींग निकले होंगे, उनके दांत निकले होंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो एक साकार, एक सिंबॉलिक है ताकि मनुष्य को समझ में आ जाए, ठीक है। हनुमान जी क्यों हैं, गणेश जी क्यों हैं, उनके गुण कैसे हैं, ठीक है। अदरवाइज देखें तो ये एक तमोगुण है। एक ब्राह्मण को तमोगुण ने राक्षस बना दिया, रावण बना दिया,
तो ये हमें समझना पड़ेगा जी कि इस त्रिगुणी सृष्टि में जहाँ पे सत्य भी है, रज भी है, तम भी है, तो उसमें हमको लड़ना है, संघर्ष करने का है। तो चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, ये एक इस तरह की घटनाएं हैं, सत्य में हुई घटनाएं हैं, जो हमारे लिए एक सिद्धांत बनती हैं कि अच्छा जीवन, सफल जीवन, एक बेहतर जीवन जीने के लिए कौन से सिद्धांत हैं, ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी। ये तो आपके ऊपर सीखने का है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। अब हम आते हैं इस पर कि दरअसल ये चीज़ें हमारे पास पहुंची कैसे और इनका असर क्या है। तो देखिए कि अभी फिर हम लोग इसको पुनरावृत्ति ही करेंगे कि द्वापर काल में ये रचा गया और तब से लेकर आज तक हमारे पास में ये है। कितनी सारी इसकी कथाएं, फिर अंतर कथाएं, एक ऐसा संजाल हमें दिखाई देता है और उसमें से फिर विचार की तलाश करना, फिर उसके बाद में आख्यान, फिर उसके बाद में आख्यान से जुड़े विविध किस्म के विमर्श, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर महाभारत एक ऐसा घटाटोप हमारे सामने पैदा करता है। ऐसा लगता है कि जैसे बस एक गुफा में हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो अभिव्यक्ति के माध्यम है भारत ने जो चुने, उसमें कैसी हमारी लोक कथाएँ हैं, हमारी लोक कला के रूप हैं, और उसके बाद हमारी यदि हम ये देखें तो प्रवचन परंपरा में, हमारे नृत्य में, गान में, संगीत में, इसमें सब में आया। आज जब इस उत्सव के आसपास आपने भ्रमण करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो हमारे कला रूप हैं, ये जो सुंदर सी लालित्य और सौंदर्य बोध की दुनिया है, आपको लगता है कि दुनिया इससे कट रही है, सब बेचैन हैं, बदहवासी के शिकार हैं, जाने कहाँ जाने के लिए जैसे सारी दुनिया सुबह से शुरू हो जाती है? कहीं कोई ठौर है कि नहीं है इन कथाओं को सुनने का? बहुत सुंदर आपका प्रश्न की विवेचना है विनय जी। जी जी, ये हम किस तरह भगे जा रहे हैं अगर हम देखें तो ईश्वर ने जो हमको इंद्रियां प्रदान की हैं, जी, वो इंद्रियां प्रदान इसलिए नहीं की थी कि हम इंद्रियोजनित सुखों की तरफ भगते चले जाएं। जैसे हम मिठाई लेने के लिए जाते हैं मिठाई की दुकान पे, तो हम मिठाई का छोटा सा पीस एक टेस्ट के लिए लेते हैं कि हाँ यार हमको कलाकंद लेनी है या हमको कौन सी बर्फी लड्डू लेना है, छोटा सा पीस। जी, तो वैसे देखा जाए तो हमारे जो इंद्रियोजनित सुख हैं, ठीक है, एक सदचित्त आनंद का अनुभव कैसा होगा, ये इंद्रियोजनित सुख उसका एक सैंपल है। लेकिन हमने उस सैंपल को ही जिंदगी मान लिया है ना, हमने उस भौतिकता को ही जिंदगी मान लिया। हमको लगा कि नहीं, हमको जीवन में सुख ये अस्थाई है, ये चिरकाल नहीं है। तो हम जब बात करते हैं, जितने भी जो हमारी महाभारत हुआ या जो भी है, ये केवल ये बताते हैं कि उस अकारण प्रसन्नता की तरफ जाओ, जिसको ब्लिस कहा जाता है। जी, ठीक है, हर क्षण जो है आपका मन आनंदित हो, आपका एक पॉजिटिविटी बनी रहे आपके साथ में, तो आपका जो माध्यम है, ये जो हमारा भारत भवन है, ये आपके भीतर एक स्पंदन पैदा करता है, एक जानने की उत्सुकता पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि हमको इंद्रियों जनित ज्ञान जो मिलता है, हमारी इन्फॉर्मेशन, देखिए जो हमारा जो बुद्धि है वो इस बाह्य जगत से, इंद्रियों से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारा ज्ञान तो बेसिकली इंद्रियों जनित ही है, इन्हीं से हमको पता चलता है। जी जी, तो पहले के ज़माने में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो श्रुति और स्मृति से ही सब चीज़ें चलती थी। धीरे धीरे बीच में ये सब गलत स्कूल और ये सब मैकाले के कारण आके जो है, जो गलत शिक्षा का जो एक आडंबर हो गया। लेकिन फिर भी भौतिकवादी ये एक आवश्यकता है, एक बेसिक आवश्यकता है। एक रोटी, कपड़ा और मकान, उससे बढ़ के एक अच्छा जीवन कैसा है उसकी तो आवश्यकता है। जी जी, लेकिन इसमें बह नहीं जाना है, इसका एक सीमा होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो यही सिखाते हैं कि संतुलन क्या है, यम और नियम क्या है, एक इंसानियत के दायरे में रहना ही धर्म है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम होना और ईसाई होना धर्म नहीं है, धर्म वो है जो इंसानियत सिखाता है। वाह वाह। अभी आप जब मेरे प्रश्न के उत्तर में जब आप व्याख्या कर रहे थे तो आपने सत्य, चित्त और आनंद का उल्लेख किया, और सत्य, चित्त और आनंद के पास हमें ले जाती है हमारी कलाएं। और हमारी कलाओं में हम सबसे पहले तो देखेंगे जो स्वर की जो ऊर्जा है, जिसमें सबसे पहले संगीत ही देखा जाता है, क्योंकि स्वर इस दुनिया का बुनियादी तत्व है और साउंड एक बड़ी एनर्जी है। आप एक चिकित्सा संस्थान के संचालक हैं और आपको चिकित्सक भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, आप तो हड्डियों के जोड़ का एक पूरा विज्ञान आपने पढ़ा है कि कैसे होता है। लेकिन चूंकि एक चिकित्सा संस्थान के संचालक होने के नाते आपके सामने जो रोगी हैं और रोग हैं, दोनों आपके सामने आ रहे हैं।
ऐसे समय में जब जहाँ औषधियां हार जाती हैं, तब हमारी कलाओं का असर काम करना शुरू करता है। बहुत सारे लोगों के बारे में आप सब जानते हैं कि वेंटिलेटर पर भी अक्सर ऐसा होता है कि मिरेकल होता है, चमत्कार होता है कि आवाज़ अगर उसने सुन ली पुरानी अपने बेटे की बेटी की, तो ये आपको लगता है कि औषधि अपना काम करती है, लेकिन हमारी भारतीय कलाएं जो कि बिल्कुल हमारे पूरे के पूरे इस वैदिक सिद्धांत पर आधारित है जिसमें पंच तत्वों की बात की गई, क्या आपने ऐसा प्रयोग अपने चिकित्सा संस्थान में कभी किया? बहुत सुंदर प्रश्न है विनय जी, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं। देखिए, हमारी जो मेडिकल साइंस है उसको हम लोग साइकोसोमेटिक फीचर्स बोलते हैं जी, है ना। ये जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो लक्षण जो है, जो किसी भी बीमारी के लक्षण जो है साइकोसोमेटिक, जी, ठीक है, माइंड एंड बॉडी, जी, ठीक है। तो जब हम माइंड और बॉडी की बात करते हैं तो आज की डेट में मेडिकल साइंस से सिद्ध कर चुकी है, जैसे हम जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, आज के जो आधुनिक तनावजन्य रोग हैं वो है क्या? जी, वो किसी वायरस बैक्टीरिया के कारण तो है नहीं। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर, एंजाइटी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अस्थमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, इसमें कहीं वायरस नहीं है। इसका सबसे बड़ा वायरस तो आप हो, आप और आपके विचार। जी, जी, तो विचार क्या है? ये एक ऐसी वैचारिक ऊर्जा है, ये ठीक है, शब्द जी, शाब्दिक ऊर्जा है, एनर्जी है। जी, जब हम क्वांटम की बात करते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो अध्यात्म का मतलब ये है ऊर्जा। ये पूरा ऊर्जा का आदान प्रदान है। जी, क्यों हम नजर उतारते हैं? हर घर में नजर उतरती, कितना भी कोई बड़ा वैज्ञानिक होगा, बच्चा रोता है, बच्चा बाहर से आता है तो हम इस चीज से उसकी नजर उतारते हैं। क्यों आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो महामृत्युंजय का जाप करते हो? क्यों आप जो है बेटी की शादी हो जाए मैं वहाँ पे 51 रुपये चढ़ाऊंगा, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक शक्ति है, ये एक शक्ति है जो, और शक्ति क्या है? माँ बचपन में कहती थी कि 24 घंटे में एक बार ऐसा वक्त आता है कि ऊपर से दूध निकलते हैं और वो तथास्तु बोल जाते हैं, जो सोच रहे होते वो होता है। इसका अर्थ क्या था? क्यों बोलती थी वो? इसलिए बोलती थी कि यहाँ से जो तरंगे निकले वो पॉजिटिव निकले। हमारा जो ट्रांसमीटर है, हम हर वक्त जो एक ऊर्जा सोचते हैं, एक ऑरा होता है एक व्यक्ति का, एक ऑरा होता है। जी, जी, बी पॉजिटिव। क्यों बी पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि यहाँ से निकली हुई जो तरंगे हैं वो वैसे ही तरंगों को आपके आसपास लाके परिस्थितियाँ निर्मित करती हैं। जी, जी, ठीक है, अगर आपको कुछ भी सिद्ध करना है, आपका कुछ एक एम्बिशन है, मुझे IAS बनना है, मुझे PMT देनी है, मुझे फर्स्ट आना है, तो सोचते तो रहो आप। आपके इंटेंशन, आपकी डिजायर, उसमें ना तो परिपक्वता है ना ईमानदारी है। सोचो तो सही, ईश्वर तो बैठा हुआ है बच्चे के लिए कि आप जो सोचोगे वो होगा। ईमानदारी से सोचो तो सही। तो जो शब्द हैं इनमें बहुत ज़्यादा है। हम तो अपने अस्पताल में जो है, जब कोई कोमा में है तो गायत्री मंत्र के लिए उसके कान में जो है लगा देते हैं। जी, जी, ठीक है, ओम नमः शिवाय की ध्वनि चलती रहती है। इसका बहुत अर्थ है, मंत्रों का बहुत अर्थ है। पहले तो मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित होती थी, ठीक है। तो ये आपकी श्रद्धा उसके साथ जुड़ती है। आपकी श्रद्धा जब जुड़ती है तो वही श्रद्धा, देखिए प्रकृति का एक नियम है कि इस प्रकृति में जो दोगे वो कई गुना होकर लौटेगा। जी, जी, गेहूं का एक दाना डालेंगे, अनेक दाने आएंगे। आम की एक गुठली बो दोगे, पीढ़ियां खाती हैं आम। ये नेचर का एक स्पष्ट सिद्धांत है। जी, जी, तो जब मालूम है कि हम जो चाहते हैं वो बांटो ना, हम अपने लिए अच्छा सुनना चाहते हो तो अच्छा बोलो। तो फिर ये जो आपने जो एक बहुत ही दोहरी व्यवस्था आपने यहाँ कर रखी है, आपने कहा एक तरफ औषधियाँ भी काम करती हैं, लेकिन आप ये प्रयोग भी कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल्स में अक्सर ये देखा गया कि वहाँ पर संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भी होते हैं, कई बार काव्य पाठ भी होता है, और अब तो स्टोरी टेलिंग भी शुरू हो चुकी है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कि बस स्टोरी टेलर्स जाते हैं और वहाँ पर वार्ड में जाके कहानियाँ सुनाते हैं। इस तरह के प्रयोगों को थोड़ा और प्रोत्साहित करने की दिशा में आप अग्रसर हैं क्या? विनय जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँ, हम तो भारत में रहते हैं जी। ये भारतीय विधा है, आयुर्वेद कहते हैं जिसे। जी, जी, अनफॉर्चुनेटली भारत में आयुर्वेद का जो स्थान होना चाहिए था आज नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो है थोड़ा सा इसे पीछे धकेल दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अमेरिका जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ बहुत बड़े तौर पे ये प्रयोग शुरू हो गए हैं जिसको हम लोग रिवर्सल कहते हैं जी। रिवर्सल लाइफस्टाइल मेडिसिन उसका नाम है, लाइफस्टाइल मेडिसिन, कि आपकी जीने की जो पद्धति है, रोज की पद्धति जो है आपकी, जिसमें आयुर्वेदा है,
जिसमें योग है, जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें प्राणायाम है, जी बिल्कुल। खान पान तो है ही इसमें, ठीक है। इन सब साधनों से जो है आपके भीतर जो भाव है, आपके भीतर की जो चेतना है, वो आपके सेलुलर लेवल पे काम करती है। मैंने कहा ना साइकोसोमेटिक, साइको मतलब आपका मानसिक शक्ति, सोमेटिक मतलब शारीरिक, सोमा जो स्थूल है। तो वैसे भी कहते हैं कि सांसों का सार है, जैसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जी जी जी। ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ही है कि अपने सांसों के सारे हम भीतर कैसे जाते हैं। तो ये एक सिद्ध साइंस है, इसका फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और वो डॉक्टर जो मरीज के ऑपरेशन से पहले एक रात पहले जाके 2 मिनट उसे चेहरे पे खड़ा होता है, उसे सर पे हाथ फेरता है, उसे एश्योर करता है, ये हार्वर्ड में सिद्ध हो चुका है कि उस पेशेंट की हीलिंग अलग होती है। जी जी उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, जी। ये तो सत्य है। हाँ राजेश जी, बहुत अच्छा। एक नई तरह से आप अपने संस्थान को संचालित करने की दिशा में सक्रिय हैं। अभी आपने जब बात की तो उसमें एक आपने योग का भी आपने उल्लेख किया। जब हम महाभारत की कथाओं को सुनते सुनते जब हम कहते हैं कि जब हम योगी कृष्ण के पास पहुंचते हैं, महायोगी कृष्ण के पास पहुंचते हैं, और फिर वो पूरा का पूरा उनका जो निकष है उनका वो गीता में आता है, और कहते हैं कि गीता तो महाभारत की आत्मा है, बल्कि भारत की ही आत्मा है। उसमें जो योग को लेकर विशेष रूप से जो बहुत ही केंद्रीय आख्यान निकलता है, तो आप एक तरफ तो आपका जो संस्थान है या आप जिस काम में जुड़े हैं वो हमारी बिल्कुल आधुनिक पद्धति, चिकित्सा पद्धति, लेकिन भारत योग का देश है। इसको लेकर आप किस तरह से गंभीरता से सोचते हैं और प्रयोग में लाते हैं चीज़ों? विनय जी देखिए, हमारे भारत में अक्सर योग को आसन या प्राणायाम से जोड़ के देखा जाता है। योग जीवन जीने का सिद्धांत है जी, सिर्फ एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, वो एक छोटा सा अंग है। लेकिन इसको अगर प्रारूप में पूरे तरीके से देखा जाए तो आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है, इसमें अगर हम पंचकोशीय सिद्धांत को देखते हैं, जहाँ पे अन्नमय कोश भी है, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय कोश है, ये एक कंप्लीट बॉडी है। केवल स्थूल शरीर ही कुछ नहीं है, इसके भीतर श्वास है, इसके भीतर प्राण है, इसके भीतर मन है, इसके भीतर बुद्धि है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके एक मनुष्य का शरीर बनता है। और इसे शरीर को साधने के लिए जो है हर तरह की आवश्यकता, केवल गोलियों की आवश्यकता नहीं है। इस इलनेस को केवल पिल से दूर नहीं कर सकते। इलनेस टू वेलनेस, वेलनेस टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस टू ब्लिस, ये यात्रा योग कहलाती है। योग का मतलब केवल और केवल यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की हम बात करते हैं तो योग का मतलब केवल ये है कि मैं अगर आज 5 रुपया हूँ और मुझे 10 रुपया होना चाहिए, तो मुझे 5 रुपये का योग चाहिए, वो योग चाहिए जी, ठीक है। मेरे से प्लस होने की, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की यात्रा ही योग है। और उसके यौगिक सिद्धांत हैं जी जी, यौगिक सिद्धांत है। इस स्थूल शरीर को साधने का, बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको जो है, मैं न्यूज़ बोलता हूँ इसको, NEWS जी। N मतलब न्यूट्रिशन जी, मतलब हमारा आहार, E मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम, W मतलब वरीज, चिंता नहीं करना, मेडिटेशन करो, S मतलब स्लीप, छोटा सा फार्मूला है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो योग पे तो जो है मतलब जो बच्चे जो हैं, छोटे से बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके लिए योग किस प्रकार का होना चाहिए, हर उम्र के लिए योग की एक परिभाषा अलग होनी चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। जी जी। राजेश जी, अंतिम सवाल, बहुत अच्छे प्रवाह में बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है वो हमारे दर्शकों के लिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि एक चिकित्सक और एक दार्शनिक दोनों का संगम मैं आपके व्यक्तित्व में और आपकी वाणी में देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए संदेश दें, बल्कि बताएं कि इस समय कौन सी जीवन पद्धति जीना उनके लिए मुफीद है। विनय जी, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सुबह जब सो के उठते हैं, रात के सोने तक और सो के उठने तक, हम 2 ही प्रकार की जीवन क्रिया करते हैं। मेडिकली मैं कहना चाहूँगा, एक है इन्फ्लामेटरी, एक है एंटी इन्फ्लामेटरी जी। इन्फ्लामेटरी को अगर मैं और मेडिकल साइंस में अंदर जाऊँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत एक ANS कहा जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जी जी जी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो आपके शरीर को चलाता है, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा। आपके दिल की धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर, आपका टेम्परेचर,
हार्मोन्स, डाइजेशन, है ना। आप तो दुनिया को चलाते हो, जी जी आपको कौन चलाता हाँ है ना। आपको जो चलाने वाला जो सिस्टम है मेडिकली, वो ANS कहलाता है। उसमें भी दो तरह के सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आप में जोश पैदा करता है, कोई चेतावनी आ गई उससे लड़ने की ताकत देता है, ये सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक में कॉर्टिसोल पैदा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन पैदा होते हैं जो स्ट्रेस देते हैं, आप में जोश पैदा करते हैं। एक पैरासिम्पैथेटिक है जो इसको ठंडा करता है। तो जो सिंपैथेटिक है वो बीमारी पैदा करता है अगर लंबे समय तक चले। सिंपैथेटिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो इन्फ्लेमेशन जब एक्यूट होती है थोड़ी देर के लिए, तो वो जीवन का साथ देती है। यही इन्फ्लेमेशन जब धीरे धीरे करके क्रॉनिक हो जाती है तो उसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये जितनी बीमारियां आज की जो असाध्य बीमारियां हैं, जिनसे अस्पताल चल रहे हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल की बीमारियां जो मैंने नाम बताए, हार्ट अटैक होना, ब्रेन हिमरेज होना, कैंसर, ये सारी के सारी एक शीर्षक के नीचे बंद गई हैं आज, जिसको बोलते हैं हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर तनावजन्य रोग हैं ये, ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल। और इनको ठीक करने के लिए दवाइयाँ तो ठीक है चलें, लेकिन इनको ठीक करने के लिए हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी करनी है। जी बिल्कुल। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी क्या है? सुबह सूर्योदय के आसपास उठना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, ठीक है। लंबी सांस लेना, LSDB कहा जाता है, लॉन्ग स्लो डीप ब्रीदिंग, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छे दोस्तों के साथ सत्संग, सूर्य अस्त के बाद ब्राइट लाइट में नहीं बैठना, ब्लू लाइट में नहीं बैठना, टीवी देखना, स्क्रीन देखना। आज के बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी निकलती है रील देखना, इंस्टाग्राम देखना, बीमारी का घर है। क्यों 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने लगा? आपने डेफिनेटली देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से। जी हो रहा है। ठीक है, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, छक्का मारा और पिच में दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक हो गया। एक तो शादी करने जा रहा था बेचारा, घोड़े पे बैठ कर उसको हार्ट अटैक हो गया। एक बच्ची डांस कर रही थी, हार्ट अटैक हो गया। नहीं लगता आपको कि 60, 70 साल, 80 साल में जो हार्ट अटैक की उम्र जो है, क्यों ये युवाओं में आती जा रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेटरी स्टाइल ऑफ लाइफ है। आपके मानसिक दशा जो है इन्फ्लेमेटरी होते जा रही है। छोटी छोटी चिंताएं जो हैं आपके भीतर इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही हैं। तो ये मेडिकल ये पूरा मेडिकल तथ्य है। जी जी। इसको मैं अध्यात्म के साथ जोड़ रहा हूँ। तो अध्यात्म और विज्ञान आखिर में दो पहिए हैं ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म मेरे माने में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अध्यात्म एक बेहतर जिंदगी जीने का एक जरिया है, उसे समझने की कोशिश करें। हमारे वेदों में, हमारे महाभारत में, गीता में सब दिया हुआ है कि कैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल जीना है। तो अपने जीवन में जो है अच्छे आदतें डालें और सुखी और बढ़िया जिंदगी जिएं सर। बहुत है। ये कुल मिलाकर ये है कि आत्म तलाश का जो रास्ता है वो हमें अख्तियार करना पड़ेगा, और उसके लिए निश्चित रूप से भारतीय दर्शन जीवन पद्धति हजारों बरसों में हमारे पुरखों ने जिस तरह से इस पूरी की पूरी प्रकृति और समष्टि को देखते हुए जो अर्जित किया, उसी पर तो हमारा ये जीवन चल रहा था। लेकिन अब इस मुहाने पर चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान भी हैं, और वो समाधान के रास्ते पर हमारी मनुष्यता अगर अपने पांव बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की हमारी जो कल्पना है, ऋषियों का जो उद्घोष है, वो फिर से हम सार्थक होने की दिशा में अग्रसर होंगे। राजेश जी, आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमारे सांस्कृतिक संवाद में की, और एक नई दृष्टि ही पैदा हुई कि कैसे संघर्षों का ये समय है, द्वंद्व का समय है, फिर भी एक रास्ता निकाला जा सकता है अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, हौसला है और सम्यक ज्ञान की आपके पास में अभिप्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।